हेलो गाइस, वेलकम अगेन ब्रेन ट्रिपोटेक। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के मूल निवासी। ठीक है, हिमाचल का इतिहास हम कर रहे थे, आज सेकंड लेक्चर है। तो आज हम करेंगे हिमाचल के मूल निवासी। हिमाचल में कौन कौन से मूल निवासी थे और कहाँ पर वास करते थे। ठीक है, मूल निवासी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि किस प्रकार कौन सी जाति या कौन सी धर्म के लोग हिमाचल में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल के मूल निवासी कौन थे। ये इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल में निवास करने वाले पहले निवासी कौन थे, मूल निवासी कौन थे हिमाचल के। तो कोल। ठीक है, जो कोल यहाँ पर लिखा है, कोल है, किरात है, नाग है, खश है। तो ये वंश थे, मूल निवासी माने जाते हैं हिमाचल के। ठीक है, जो सबसे पहला माना जाता है निवासी वो आपकी कोल जाति है। ठीक है, कोल जाति हिमाचल की सबसे मूल जाति माना जाता है। ठीक है, कोल जाति के बाद देखो, कोल जाति ये आपकी पुराने समय में या ये कहिए इसको निम्न वर्ग की जाति कहा जाता है। वर्तमान में कोल जाति को जैसे आपके हाली है, डूम है, कोली है, चनाल है, इस नाम से हिमाचल में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कोल के बाद बात कर लेते हैं आपकी किरात। किरात ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किरात कहिए या मंगोल जाति कहिए, मंगोल जाति कहिए। ठीक है, किरात के बारे में काफ़ी सारा वर्णन हिमाचल में मिलता है। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है कालिदास की कुमार संभव। कालिदास की एक पुस्तक है कुमार संभव, उसमें किन्नरों का या किरातों का काफ़ी ज़्यादा वर्णन करा गया है। ठीक है, आपका मनु ने भी किरातों का वर्णन किया है। ठीक है, जो किरात थे वो पहाड़ों की तलहटियों में रहते थे, निचले हिमालय में रहते थे या हिमाचल में रहते थे। लेकिन जब वहाँ पर उसके बाद नाग और खश आते हैं तो ये जो खश जाती है ये सभी को अपर हिल्स में दौड़ा देती है। जो ऊपर वाला हिमाचल है आपका, उस हिमाचल में सभी को दौड़ा देती है। ठीक है, उसके बाद आपका किरात के बाद जो आपका आता है इंपॉर्टेंट, वो नाग आता है। ठीक है, नाग वंश या नाग जाति कहिए, ये हिमाचल में पनपती है। ठीक है, नाग जातियों के लिए आप देख सकते हो कि मंडी में एक पंचवक्त टेम्पल है। ठीक है, मंडी में यहाँ पर सांपों की पूजा की जाती है। ठीक है, सांपों की मूर्ति है वहाँ पर। तो यहाँ पर नाग वंश का ही हम मान सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये स्थापित मंदिर है। ठीक है, आपका कुल्लू में और चंबा में वासुकी नाग की पूजा होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वासुकी नाग की पूजा होती है कुल्लू और चंबा में। ठीक है, और कहा जाता है कि जो नाग वंश है या नाग राज्य जिसने भी हिमाचल में स्थापित किया उसका नाम तक्षक था। ठीक है, तक्षक नाग, इनको सहे जाता है तक्षक नाग। तक्षक नाग को हिमाचल में जो आपका नागवंश है, नाग राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले हिमाचल में आता है कोल, फिर किरात, फिर नाग और अंत में आता है खश। खश जो ये आपकी जो आर्य आए थे भारत में, उसकी तीसरी शाखा थी जो कश्मीर से होते हुए हिमाचल में या हिमालय पर्वत श्रृंखला से होते हुए हिमाचल में आई। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो आपके नागवंश है, आपका किरात है, इनको ऊपर हिमाचल में भागने के लिए विवश कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी जो खश हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं पुराने समय में। तो इन सभी को ऊपर की ओर भागने के लिए विवश कर देते हैं। ठीक है, खशों की बात करें तो जैसे नागवंश है, आपका किरात है, इन लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए इनसे रिलेटेड बुंडा उत्सव भी है। ठीक है, बुंडा उत्सव भी आपका खशों से है। जो आर्य आए थे उनकी विजय से ही रिलेटेड बुंडा उत्सव है, जो आपका कुल्लू में मनाया जाता है, 12 वर्षों के बाद आता है। ठीक है, उन्हीं की विजय का एक प्रतीक है बुंडा उत्सव भी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका निरमंड में एक बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। निरमंड में जो बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ये भी खशों की विजय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं आर्यों का आगमन। ठीक है, आर्य किस प्रकार हिमाचल में आए। ठीक है, आर्य जैसे जैसे आपके पता है खश ये भी आर्यों की एक टोली थी। जब हिमाचल में आ जाती है काफ़ी सारा आक्रमण करते हैं अपना, क्या कहते हैं, अपना जो आपका
वंश है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्यों के बाद। देखिए यहाँ पर आप धर्म की बात कर रहे थे, आप मंदिरों की बात कर रहे थे, यहाँ पर देख लिए शैव धर्म हिमाचल का सबसे पुराना धर्म है, शैव धर्म, ठीक है। शैव धर्म जो आपका है ये हिमाचल का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, अब इंपॉर्टेंट रह जाता है सांबर और देवदास का युद्ध और दशराग युद्ध। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इन युद्धों के बारे में से। किन के बीच हुआ था, कौन किसका गुरु था, सांबर का गुरु कौन था, देवदास का गुरु कौन था, ठीक है। और दशराग युद्ध, इनके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी। अब करते हैं बात सांबर और देवदास युद्ध। किस प्रकार सांबर और देवदास में युद्ध हुआ था और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। तो जो सांबर और देवदास का युद्ध होता है ये काफ़ी वर्षों तक चलता है, लगभग 40 वर्ष तक, ठीक है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद इस युद्ध के बारे में काफी ज्यादा वर्णन करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है कि आपका सांबर और देवदास का जो युद्ध है वो कौन से वेद में दिखाई देता है या कौन से वेद में आपको लिखा हुआ मिलता है। तो ऋग्वेद में आपका सांबर और देवदास के युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, सांबर कौन होता है, सांबर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सांबर किरात राजा होते हैं, किरात राजा, किरात जो आपकी ये आपको बताया था, किरात वाली जो जाति थी इनके राजा होते हैं, ठीक है। किरात या कहिए अनार्य, आर्य नहीं थे अनार्य थे, ठीक है। अब क्या होता है, युद्ध हो जाता है सांबर और देवदास के बीच में, ठीक है। अब देवदास कौन थे, देवदास देखिए ये आर्य राजा थे, ठीक है। सांबर के पास कहा जाता है यमुना नदी है जो आपकी, यमुना से व्यास नदी के बीच लगभग 99 किले थे, ठीक है। 99 फोर्ट थे आपके यमुना से व्यास नदी के बीच में सांबर के पास, ठीक है। सांबर काफी शक्तिशाली राजा होता है। तो ये युद्ध चलता रहता है देवदास और सांबर के बीच, लगभग 40 वर्षों तक ये युद्ध चलता है, 40 वर्षों तक ये युद्ध चलता है, ठीक है। कंटिन्यू युद्ध चलता है लगभग, देखिए 40 वर्ष बहुत होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हानि होती है दोनों पक्षों को, सांबर को भी और देवदास को भी। लेकिन अंत में क्या होता है, देवदास इस युद्ध को जीत जाते हैं, विजयी रहते हैं, विजयी हो जाते हैं, ठीक है देवदास। और ये क्या करते हैं, सांबर के जो 99 फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, उन सभी को ध्वस्त कर देते हैं, ठीक है। और सांबर को हार का सामना करना पड़ता है और अंत में हो जाती है सांबर की मृत्यु। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, एक तो आपका सांबर के गुरु का नाम पूछ लेते हैं या सहायक का नाम। तो ये वरीची थे, ऋषि वरीची, ठीक है, आपके सांबर के गुरु थे। और बात कर लेते हैं यहाँ पर देवदास के गुरु का नाम। तो यहाँ पर देवदास के गुरु का नाम ऋषि भारद्वाज था, ठीक है। ये आपके ऋषि भारद्वाज आपके देवदास के गुरु या सलाहकार कह लीजिए या आपके सेनापति कह लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब 40 वर्ष हो जाते हैं तो उद्वर्ज नामक जगह है, उद्वर्ज, यहाँ पर फाइनल जो आपका वॉर है वो दोनों के बीच में होता है, सांबर और देवदास के बीच में। और इस स्थान पर क्या होता है, सांबर जो आपका सांबर और उसके गुरु या उनके सहायक वरीची, ऋषि वरीची, दोनों की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर देवदास आपके विजयी रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दशराग युद्ध। दशराग युद्ध क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दशराग युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। दशराग युद्ध था, जो देवदास है, देवदास के पुत्र थे सुदास, ठीक है। वैदिक टाइम की बात चली हुई है यहाँ पर। तो सुदास थे देवदास के पुत्र, ठीक है। और ये युद्ध सुदास के साथ लड़ते हैं आपके 10 आर्य और अनार्य राजा, आर्य और अनार्य राजा।
ये मिलकर क्या करते हैं, सुदास के साथ लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सुदास क्या होता है, इस युद्ध में जीत जाता है, अकेला सुदास इस युद्ध में जीत जाता है, ठीक है। ये युद्ध पूछा जाता है किस नदी के किनारे हुआ है, तो आपने याद रखना है रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, दसराग युद्ध, ठीक है। दसराग्य युद्ध या दसराग युद्ध आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुदास के गुरु का नाम क्या था, और जो 10 आर्य और अनार्य राजाओं की टोली थी उनके गुरु का नाम क्या था, ठीक है, या सेनापति कह लीजिए। तो जो आपके सुदास थे, इनके जो गुरु थे वो थे ऋषि वशिष्ठ, और जो आपके 10 आर्य और अनार्य राजा थे इनके गुरु का नाम था ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या होता है, सुदास जीत जाता है और ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा उभर कर आता है या राजा बन जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे आपके सामने, सांबर और देवदास युद्ध और सुदास और 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध। ठीक है, तो आपने याद रखना है, दोनों जगह से अपने पास नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देख सकते हैं, बार बार लेक्चर को देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल के जनपद। ठीक है, प्राचीन जो हिमाचल के जनपद रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हिमाचल में प्राचीन समय में 4 जनपद थे, औदुंबर, त्रिगर्त, कुलूत और कुलिंद, या ये कहिए महाभारत के समय में महाभारत के समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में हिमाचल को हिमवंत कहा गया है, ये भी आपने याद रखना है। जो ऋग्वेद है वहां पर हिमाचल को एक नाम दिया था हिमवंत, तो आपने नाम याद रखना है। इधर मैं नाम साइड में लिख देता हूं, हिमवंत। ये ऋग्वेद में हिमाचल को कहा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब औदुंबर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जो ये जनपद है आपके पुराने समय में आपको महाभारत के समय का इसलिए कहा है, देखिए औदुंबर और त्रिगर्त ये दोनों जनपद आपके महाभारत के समय में जो आपके पांडव थे, युधिष्ठिर थे, उसको कर देते थे। ठीक है, और जो आपका कुलूत है, कुलूत के बारे में आपको पता है, जो आपके पांडव पुत्र भीम थे, उन्होंने कुल्लू की जो देवी थी हिडिंबा, उनसे विवाह किया था। उसके बाद कुलिंदों ने भी पांडवों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, उनको उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो आप सबसे पहले औदुंबर के बारे में पढ़ते हैं। औदुंबर कहाँ थे, त्रिगर्त, कुलूत और फिर कुलिंद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इनके बारे में बताऊंगा वो बातें अपने पास आपने नोट करनी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं औदुंबर। अब देखिए औदुंबर जो है, जो महाभारत है उसके अनुसार कहा जाता है औदुंबर जो जनपद था वो विश्वामित्र का वंशज कहा जाता है, कि विश्वामित्र के वंशज है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन औदुंबर के बारे में पूछा जाता है, आपने याद रखना है, महाभारत के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार नहीं, महाभारत के अनुसार। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि किस वेद के अनुसार या किस साहित्य के अनुसार विश्वामित्र के वंशज औदुंबरों को माना जाता है। ठीक है, गोत्र अगर बात करें तो कौशिक है। ठीक है, अब औदुंबर की बात करें, पेशे से क्या थे या क्या करते थे। ठीक है, ये आपके जैसे भेड़ बकरी होते हैं उनको चराते थे, चराने का काम करते थे। ठीक है, उनको चराने का काम करते थे, इसीलिए इनका संबंध जो गद्दी जनजाति है आपकी चंबा की गद्दी जनजाति, इससे भी आपका औदुंबरों का संबंध माना जाता है, या ये कहिए औदुंबर को भी गद्दी जनजाति के रूप में जाना जाता है वर्तमान समय में। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, कि गद्दी जनजाति किस प्राचीन जनपद से संबंधित है, जो आपका औदुंबर है। इनके काफी सारे सिक्के मिले थे, जैसे कांगड़ा में ज्वालाजी, पठानकोट, या पंजाब का होशियारपुर कहिए,
यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सिक्के मिले थे औदुंबरों के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो औदुंबर है प्राचीन समय में कि त्रिगर्त वाले एरिया, ठीक है, चंबा के साथ जो बॉर्डर लगाता है या पंजाब तक फैले हुए थे, ठीक है, थोड़े प्लेन वाले इलाके में रहते थे। कार्य इनका होता था, भेड़ बकरी चराते थे, तो वर्तमान समय में गद्दी जनजाति से जोड़े जाते हैं, ठीक है। वंशज है विश्वामित्र के और कौशिक गोत्र है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब त्रिगर्त की बात करते हैं। जो त्रिगर्त है वो आप लोगों को पता है रियासत थी, ओल्ड टाइम में स्थापना भूमिचंद ने की थी, ठीक है। भूमिचंद ने स्थापना की थी जो त्रिगर्त रियासत की, ठीक है। त्रिगर्त आप लोगों को पता है वर्तमान में कांगड़ा है। कांगड़ा जो आपका शहर है, जो आपका कांगड़ा पूरी आपका जिला है, उसको त्रिगर्त के ही नाम से ओल्ड टाइम में जाना जाता है। त्रिगर्त के काफ़ी फेमस राजा रहे थे, संसार चंद है, जैसे घमंड चंद है, ये काफ़ी फेमस राजा रहे थे जिन्होंने काफ़ी कुछ त्रिगर्त के बारे में किया था या त्रिगर्त के लिए किया था, ठीक है। जो त्रिगर्त के राजा थे सुशर्मा चंद, 231वां राजा थे ये सुशर्मा चंद, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र जो महाभारत थी उसमें कौरवों का साथ दिया था, कौरवों का, ठीक है, कौरवों का साथ दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। कटोच वंश के किस राजा ने आपके महाभारत में कौरवों का साथ दिया था, या कटोच वंश का संस्थापक भी सुशर्मा चंद को माना जाता है, ठीक है। ओरिजिन जो सीट है इनकी वो मुल्तान से थी, ठीक है, पाकिस्तान में जो मुल्तान है वहाँ से उनकी ओरिजिन सीट थी। उसके बाद बात करें, इन्होंने जो महाभारत है उसमें विराट नगर पर वहाँ के मत्स्य के जो राजा विराट थे उन पर आक्रमण किया था। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाकर कि उन्होंने जो पांडवों का अज्ञातवास है उसमें उसको पांडवों को शरण दी है, और उन्होंने क्या किया, पांडवों पर विराट नगर पर कर दिया था आक्रमण, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, नगरकोट किले की स्थापना की थी और उसको त्रिगर्त रियासत की राजधानी बना दी थी। नगरकोट किले की स्थापना आपकी सुशर्मा चंद ने की थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिगर्त के बारे में बात करें तो यहाँ पर पाणिनि की अष्टाध्याय में भी आपका त्रिगर्त का जिक्र होता है, ठीक है। आपका जो पाणिनि ने आयुध जीवी कहा था त्रिगर्त के लोगों को। आयुध जीवी का मतलब है जो अपनी भुजाओं के दम पर जीवित रहते हैं, अर्थात जो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आयुध जीवी का मतलब है, किसने कहा था, पाणिनि ने। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका जो पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, वहां पर भी काफी वर्णन मिलता है त्रिगर्त का, यह बात आपको पहले बता दी थी। जो कनिष्क है, कनिष्क ने 6 राज्यों का समूह बताया था आपका। जो त्रिगर्त है उसको 6 राज्यों का समूह बताया था, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। कनिष्क ने 6 राज्यों का समूह आपका त्रिगर्त को बताया था। पाणिनि ने क्या कहा था, अष्टाध्यायी कहा था, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कुलुत और कुलिंद की। कुलुत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये ओल्ड नेम है कुल्लू का। जो कुल्लू आपका प्रेजेंट टाइम में जिला है, उसका पुराना नाम कुलुत था। जो आपका कुलुत है उसकी स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। विहंग मणिपाल ने कुलुत रियासत की स्थापना की थी। कुलुत रियासत आपका जो व्यास नदी है उसके उसके जो ऊपर वाला एरिया है उसको माना जाता है, ठीक है। कुलुत का काफ़ी ज़्यादा वर्णन आपको इतिहास में मिलेगा, रामायण, महाभारत, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, तो वहाँ पर भी आपको कुलुत के बारे में काफ़ी सारा वर्णन मिलेगा, ठीक है। कुलुत के जो राजा थे, राजा व्यास, उनकी 1ली सदी का सिक्का मिला था, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको पता है कुल्लू की जो देवी थी हिडिंबा, उनसे भीम ने विवाह किया था। अब आगे बात कर लेते कुलिंद या ये कहिए सिरमौर के पुराने निवासी, ठीक है। जो कुलिंद है वो यमुना नदी के आसपास वाले इलाके में रहते थे, ठीक है। उसी के आसपास आपका सिरमौर जिला लगता है, ठीक है। तो कुलिंद आपके यमुना नदी के पास रहते थे, ये अपने याद रखना है, ठीक है। कुलिंदों के ऊपर आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, पांडवों ने अपना अधिकार जमा लिया था, आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। काफ़ी सारे युद्ध हुए थे पांडवों और कुलिंदों के बीच, लेकिन यहाँ पर पांडव विजयी रहे थे। उन्होंने कुलिंदों पर अपना अधिकार जमा लिया था, कर देते थे कुलिंद पांडवों को, ठीक है।
तो ये 4 जनपद हैं हिमाचल के, पुराने हिमाचल, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुराने जनपद कौन कौन से हैं, उधमपुर, त्रिगत, कुल्लू और कुलिंद। तो आपने याद रखना है, ठीक है। आज इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। कल वाले लेक्चर में हम करेंगे जो हिमाचल में बाहरी आक्रमण हुए थे, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।